हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सारथी। मैं नम्या कत्याल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सारथी में। आज का हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक है इंडियाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित की गई विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाला है, जिसकी वजह से हमने इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है एंड हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ घर में रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर जाए। जो लोग रोज़ बाहर जाना पड़ता है, जिनकी जॉब है, मजबूरी है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, या सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, मास्क वेयर करें प्रॉपरली, N95, N99, N90 मास्क इन सब का यूज़ करें। बिकॉज अदर जो मास्क होते हैं उनका कोई यूज़ नहीं है, वो यूजेबल नहीं है, वेस्ट है, वो उसे कोई वायरस रुकता नहीं है। नेक्स्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम खुद को सेफ रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी फैमिली को सेफ रख रहे हैं, क्योंकि हम घर से बाहर जा रहे हैं, वो नहीं। वायरस हम लाएंगे, अटैक हो सकता है कि हम वायरस ले आए, हम पर वायरस अटैक ना करे, हमारे थ्रू हमारे पेरेंट्स पर, हमारे फैमिली मेम्बर्स पर अटैक कर सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, उनका ना हो। तो ये टाइम है कि हम खुद को, खुद की फैमिली को, खुद के देश भारत को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठाएं। अगर कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो करता ना दिखे तो प्लीज़ उसको टोकें। आप बाहर जा रहे हैं कोई सामान खरीदने, जिससे सामान खरीद रहे हैं उसने मास्क नहीं पहना, ग्लव्स नहीं पहने और सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं कर रहा, तो प्लीज़ उसको टोकिए, या 1-2 दिन उससे सामान ना लीजिए। बथेरी दुकानें हैं, किसी से भी सामान ले सकते हैं आप। बहुत बहुत ख़राब सिचुएशन है। हम इस सिचुएशन में बहुत से अपनों को खो रहे हैं, जो कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सभी को। इसीलिए प्लीज़ सुरक्षित रहिए, बच के रहिए कोविड-19 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यूनेस्को के इंट्रोडक्शन से कि यूनेस्को है क्या। तो यूनेस्को एक वर्ल्ड लेवल की काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट ये यूएनओ जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ही एक उप संस्था है, यानी कि उप संगठन, उसका ही एक छोटा सा पार्ट है, पर अपने आप में ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 3 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसका एम होता है पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू और कल्चर के थ्रू पीस और सिक्योरिटी, सेफ्टी बनाए रखना, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये अकेला यूनेस्को तो बताता नहीं होगा। यूनेस्को के पास तो और बहुत सारे काम है। पर्टिकुलरली ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को तो घोषित नहीं करेगा। तो कल्चरल एक्टिविटी के लिए या हेरिटेज साइट्स को बताने के लिए इसने अपनी एक सब ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1972 में, जिसका नाम था वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। और ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ही है जो विश्व की जो धरोहर सूची है उसको तैयार करती है। ये डिसाइड करती है कि कौन सा स्थल, कौन सी हेरिटेज साइट उस लिस्ट में आने लायक है या नहीं। ये जो आप लोगो देख रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में, ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का ही लोगो है। अब हम कुछ इंफॉर्मेशन
पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से देश में है, तो वो है इटली में। नंबर 1 पर है इटली। टोटल इसके पास 55 साइट्स है। एंड सेकंड नंबर पे है चाइना। चाइना के पास भी 55 साइट्स हैं, बट ये सेकंड नंबर पे इसलिए है क्योंकि 55 में से 52 साइट्स इसके अपने पास हैं, प्लस 3 जो साइट्स हैं वो ये अदर कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, यानी कि 52 इसकी अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर आती हैं और 3 साइट्स जो हैं ये अदर कंट्रीज के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा भारत की, भाई भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत है 6th नंबर पर। फिलहाल में देखा जाए तो भारत में 38 हेरिटेज साइट्स हैं। टोटल कितनी हेरिटेज साइट्स हैं भारत की? 38 हेरिटेज साइट्स। और ये जो हेरिटेज साइट्स हैं ये 3 बेसिस पर बताई जाती हैं, कल्चरल बेसिस पर, नेचुरल बेसिस पर और मिक्स्ड बेसिस पर। टोटल पूरे वर्ल्ड में जो हेरिटेज साइट्स के नंबर है वो है 1121, जिसमें से कल्चरल साइट्स 869 है, नेचुरल साइट्स 231 है एंड मिक्स साइट्स 39 है अक्रॉस दी 167 कंट्रीज। यानी कि टोटल 167 कंट्रीज के अंडर ये सारी साइट्स शामिल है। 1121, जिसमें हमारे भारत का स्थान 6th नंबर पर है। 38 हेरिटेज साइट्स है हमारे भारत में, जिसमें से 30 साइट्स जो है वो कल्चरल है, 7 साइट्स नेचुरल है एंड ओनली 1 मिक्स्ड साइट है। मिक्स्ड साइट कौन सी होती है? नेचुरल प्लस कल्चरल। मिक्स्ड साइट नेचुरल और कल्चरल दोनों को मिलाकर बनती है। कल्चरल साइट्स में फॉर एग्जांपल आ जाती है हमारी अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, हुमायूंस टॉम्ब, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जयपुर सिटी एंड सो ऑन। इसके अलावा 20 और हैं। टोटल 30 कल्चरल साइट्स हैं। नेचुरल के अंदर सिर्फ 7 साइट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, और एक जो सिंगल मिक्स्ड साइट है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि नेचुरल और कल्चरल का मिक्सचर है। अब हम मैप के थ्रू समझेंगे कि भारत के अंदर, भारत के मैप के थ्रू समझेंगे कि कहाँ पर कितनी साइट्स हैं और कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र की साइड में। यहाँ पर टोटल 5 यानी कि सबसे ज़्यादा साइट्स हैं। यहाँ आप कॉर्नर में देख रहे होंगे एलिफेंटा केव्स एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एलोरा केव्स, अजंता केव्स, और नेक्स्ट आता है हमारा इसी के ऊपर बिल्कुल गुजरात। गुजरात में रानी की वाव, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। फिर उसके ऊपर हम राजस्थान देखेंगे, जो क्षेत्र में सबसे बड़ा है। वहाँ पर है जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर, बहुत फेमस, बहुत इम्पोर्टेंट। और ऐसे ही बहुत सी साइट्स हैं हमारे भारत में। सबसे ज़्यादा हमने देखी महाराष्ट्र में है, टोटल 5 साइट्स, एंड गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड यहाँ पर सबसे कम है, और चंडीगढ़ में भी कम है, मतलब सिर्फ एक साइट है यहाँ पर। उड़ीसा की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सारी साइट्स का, ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फोकस ये रहेगा कि सारी साइट्स के बारे में आपको समझ में आए, ये नहीं कि कितनी ज़्यादा साइट्स कवर हो रही हैं। 3 से 4 वीडियोस भी बना सकते हैं हम इस टॉपिक पर। हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे, ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे कि कब कौन सी साइट इंक्लूड की गई हेरिटेज लिस्ट में। हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम महाराष्ट्र ले रहे हैं, तो उसमें हमारी साइट है अजंता केव्स। अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में। क्यों फेमस है? ये फेमस है अपनी मुराल पेंटिंग और स्टोन कैनिंग की वजह से। मुराल पेंटिंग वो होती है जो ड्राई सरफेस पर पेंटिंग की जाती है, सूखी जगह पर पेंटिंग की जाती है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितनी केव्स हैं? तो केव्स है टोटल 31, जिसमें से 4 जो है वो चैत्याज है और बाकी के विहारा है। चैत्या यानी कि यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि चैत्य और विहारा की बात हो रही है, तो ये रिलेट करता है बौद्ध धर्म से, राइट। अब हम ये समझते हैं कि चैत्या क्या होता है। तो चैत्या एक हॉल होता है जो कि लॉर्ड बुद्धा को, यानी कि उसकी प्रेयर के लिए, पूजा पाठ के लिए डिनोट किया जाता है। विहारा जो होते हैं वो स्टे, रहने के लिए यूज किए जाते हैं। विहारा एंड मोनेस्ट्रीज जो होती हैं वो यूज की जाती है बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स फॉर मेडिटेशन एंड स्टडी बुद्धिस्ट टीचिंग्स, राइट। बुद्धिस्ट अपनी मेडिटेशन के लिए, टीचिंग के लिए, ग्रंथों वगैरह को पढ़ने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए विहारा को यूज करते हैं। तो इसमें 31 केव में से सिर्फ 4 केव्स चैत्या हैं, बाकी की जो केव्स हैं वो विहारा हैं। अब ये जो लोकेट करता है, ये लोकेट करता है नियर वाघोरा रिवर। इसके पास जो है वाघोरा रिवर बहती है, वाघोरा रिवर बहती है। और बेसिकली जो बुद्धिस्ट टीचिंग पर बेस है ये, उसमें भी हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में था, हीनयान और महायान। हीनयान पहले आया था और महायान बाद में आया था। ये जब बनी थी, इसका टाइम पीरियड जो बोला जाता है वो बोला जाता है कि 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट BC टू 6th सेंचुरी के बीच में ये डेवलप्ड हुई थी। यूनेस्को ने इसको अनाउंस किया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। 1983 में इसका 7th सेशन था, 7th सेशन था यूनेस्को का, जिसमें इसने अजंता केव्स को अनाउंस किया था एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भाई क्यों अनाउंस किया, क्या खासियत देखी? तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे अर्लीस्ट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का, केव पेंटिंग का, स्कल्पचर्स का। अद्भुत जिसे कहते हैं, अद्भुत नमूना है हमारी आर्किटेक्चरल टेक्निक्स का। इसमें इम्पोर्टेंट केव्स है कुछ, केव नंबर 1, केव नंबर 9, केव नंबर 10 एंड 16 एंड 26। ये केव्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। केव नंबर 1 जो है, देयर इज अ पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व, उसमें बोधिसत्व की पेंटिंग है। बोधिसत्व पद्म पानी, जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये पेंटिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये केव नंबर 1 में है अजंता केव्स की। पद्म पानी का मीनिंग होता है लोटस पकड़ना, पद्म पानी। ये देखिए इन्होंने अपने हैंड में लोटस पकड़ा हुआ है, बोधिसत्व पद्म पानी। देखिए बोधिसत्व ने अपने हाथ में लोटस, कमल का फूल पकड़ा हुआ है। केव नंबर 9 और 10 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग्स है इसके अंदर। मतलब सबसे पहले अगर कहते हैं कि इनमें से केव ये जो बननी शुरू हुई, तो सबसे पहले 9th और 10 नंबर की जो केव थी वो बनी। केव नंबर 26 भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी। 26 के अंदर भूमि स्पर्श मुद्रा में बौद्ध भगवान दिखाए गए हैं। उसमें एक मारा थे जो चाहते थे कि बुद्ध भगवान जो है उनकी मेडिटेशन भंग हो जाए, ठीक है। उन्होंने बहुत सी कोशिशें की, उसको उस पिक्चर में डिफाइन किया गया है,
पर वो भगवान बुद्ध की जो मेडिटेशन है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, उसको तोड़ नहीं पाए, उस मेडिटेशन वाली मुद्रा को भंग नहीं कर पाए। तो इस वजह से केव नंबर 26 इम्पॉर्टेंट रहता है। एक चीज ये कि अजंता केव्स जो थी वो किसने बनाई थी? तो अजंता केव्स जो बनाई थी वो 2 फेसेस में बनी थी। 2 फेसेस में बनी थी। एक फेस था एम्परर अशोका के टाइम का, अशोक के टाइम का, और एक फेस था गुप्तास के टाइम का। राइट, 2 फेसेस में बनी थी, ध्यान रखना है। अशोका के टाइम पे और गुप्ता पीरियड में, 2 पीरियड्स में डेवलप हुई थी। टाइम पीरियड मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कि है 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से 6th सेंचुरी तक का। नेक्स्ट आता है हमारे एलोरा केव्स। एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही लोकेट करती हैं और प्रेजेंटली इसमें 34 केव्स हैं। इनफैक्ट 34 केव्स है नहीं, है तो 100 से प्लस, पर सिर्फ 34 जो केव्स हैं वो ओपन की गई हैं टूरिस्ट के लिए। 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ था और इसके अंदर जो वर्क करवाया गया या ये जो बनवाई गई केव्स ये बनाई गई थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग कृष्णा वन के थ्रू। किसके थ्रू? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग कृष्णा वन के थ्रू। कब बनवाई गई थी? 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी में। और ये जो केव्स हैं ये 3 धर्मों को सूचित करती हैं। एक है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, तीनों धर्मों पे बताती हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। सबसे पहले जो डेवलप हुआ वो हिंदुइज्म डेवलप हुआ, यानी कि हिंदुइज्म बनाया गया, और 2nd नंबर पर बुद्धिज्म और 3rd नंबर पर जैनिज्म। यूनेस्को ने एलोरा केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में सन 1983 में इंक्लूड किया था। राइट, अब हम इसकी केव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदुइज्म पर सबसे पहले केव्स डेवलप हुई, तो इसकी टोटल 17 केव्स हैं। राइट, केव नंबर 13 से केव नंबर 29 जो है वो हिंदुइज्म केव्स पर लोकेट करता है। एंड 2nd नंबर पर हमारा आता है बुद्धिज्म, जिसकी है टोटल 12 केव्स, जो कि है नंबर 1 से नंबर 12 तक की जो केव्स हैं वो बुद्धिज्म से रिलेट करती हैं। 3rd नंबर पर आता है हमारा जैनिज्म, जिसकी 5 केव्स है। राइट, 5 केव्स हैं नंबर 30 से नंबर 34 तक की। जो ये सारी केव्स है हिंदुइज्म की, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदुइज्म में सबसे इम्पोर्टेंट केव जो है वो केव नंबर 16। केव नंबर 16 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर इस केव में लोकेट करता है कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल बहुत इम्पोर्टेंट मोनोलिथिक स्टोन स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि सिंगल स्टोन पर पूरे टेम्पल को कार्व किया गया। पूरे टेम्पल को एक ही स्टोन पर, एक ही बड़े पत्थर पर कार्व करके बनाया हुआ है, जो कि अद्भुत नज़ारा है। और ये बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टेम्पल है। बहुत डिफ़िकल्ट है इतने बड़े टेम्पल को एक पत्थर पर गढ़ना। अद्भुत नमूना है हमारे आर्किटेक्चर का। और बाकी जो ये केव्स हैं हिंदुइज्म केव, इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती और 10 जो हमारे और इन केव्स में गंगा, यमुना, सरस्वती जो हमारी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनकी स्कल्पचर्स हैं। लॉर्ड विष्णु का स्कल्पचर है, अदर वैदिक गॉड्स का है, जैसे कि
वायु, अग्नि, सूर्य, उषा, लॉर्ड गणेशा का भी है। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट है अर्धनारेश्वर का। अर्धनारेश्वर का मतलब पार्वती प्लस शिव। भगवान हाफ उसका स्ट्रक्चर है भगवान शिव का एंड आधा स्ट्रक्चर है माता पार्वती का। अगला एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है हरिहरन का। हरिहरन मतलब हरिहारा। हरिहारा, हरि आधा है, हरि यानी कि विष्णु, हाफ है हमारे हारा यानी कि शिव, हरिहारा। दुर्गा माँ का भी स्कल्पचर मिला है यहाँ से। केव नंबर 14 में मिला है रावण की खाई। और केव नंबर 22 में मिला है नीलकंठा। नीलकंठा हम सबको पता है लॉर्ड शिवा से रिलेट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में। बुद्धिज्म रिलीजन से कौन कौन सी यहाँ पर स्कल्पचर्स मिले हैं, मास्टरपीसेस मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 to 12 जो केव नंबर्स थे वो बुद्धिस्ट केव हैं, जिसमें से 12 टोटल केव्स में से 11 जो केव्स हैं वो विहारा हैं। ठीक है, विहार और मोनेस्ट्रीज हैं जिनके बहुत बहुत बड़े पिलर्स हैं, पिलर के हॉल्स बने हैं पिलर पर स्टैंड करते हुए। और जो इम्पोर्टेंट केव्स हैं वो है 5, 10, 11, 12, 15। ठीक है, जो 10 नंबर केव है वो इकलौती ऐसी केव है 12 में से एक इकलौती जो चैत्य है। बाकी सारी केव्स मैंने आपको बताया विहार और मोनेस्ट्री है। जो 11 केव है, 11th नंबर की केव, उसको कन्हेरी केव बोला जाता है। 11th नंबर की केव को बोला जाता है कन्हेरी केव। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सीधी सी बात, मैंने पहले भी आपको बताया, अपने अद्भुत आर्किटेक्चर की वजह से ये इम्पोर्टेंट है, आज भी अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखे है। जैनिज्म की 5 केव्स हैं जो कि दिगंबर पर आधारित है। जल्दी से हम अपनी अगली साइट देख लेते हैं जो कि है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स को पहले बोला जाता था इसको घारापुरी। क्या बोला जाता था? घारापुरी। घारापुरी बोला जाता था, जो कि भगवान शिव पर आधारित है। ये जो है हिंदुइज्म और बौद्धिज्म दोनों पर आधारित है, पर मेनली भगवान शिव पर आधारित है। उनसे रिलेटेड बहुत से स्कल्पचर्स मिले हैं यहाँ पर। लोकेट करती है नियर मुंबई, उसके कोस्टल एरिया में लोकेट करती है। अब इसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया। इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कल्पचर्स हैं वो है सादा शिवा, नटराज, नटराज और योगीश्वरा। नटराज में जो भगवान शिव है वो नृत्य अवस्था में है, डांस फॉर्म में है। एंड सदाशिवा में साधना अवस्था में है, योगी में साधना अवस्था में है, और ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं ये त्रिमूर्ति यानी कि 3 फेसेस है इसमें। भगवान शिव के 3 फेस शिवा है जिसको बोला है सदाशिवा। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, सदाशिवा मतलब 3 फेसेस ऑफ शिवा, नटराज यानी कि लॉर्ड ऑफ डांस, नृत्य के देवता, योगी शिवा जो कि है योगेश्वरा जो कि है लॉर्ड ऑफ योगा, योग में मेडिटेटिव शिव। डेडिकेटेड टू हिंदुइज्म मेनली, ऑल्सो बुद्धिज्म। पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि इसमें बौद्ध धर्म की भी कुछ स्कल्पचर्स हैं, प्लस हिंदुइज्म के भी, हिंदू धर्म के भी हिंदू गॉड के भी स्कल्पचर्स पाए गए हैं। स्ट्रक्चर वर बिल्ड ऑन अ सिंगल स्टोन बाय कार्विंग।
एक ही पत्थर को तराश कर जो ये स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए गए हैं। अब जो नेक्स्ट साइड आती है वो आती है हमारी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र में लोकेट करता है। ये वहाँ के रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर है एंड ऑफिशियली जो इसका नाम है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। उनको आदर, उनको सम्मान देने के लिए महाराज की उपाधि जोड़ी गई है उनके नाम के साथ, छत्रपति शिवाजी के साथ। उनका बहुत लंबा इतिहास है, उसको भी थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस टर्मिनस के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मर नेम इसका रहा विक्टोरिया टर्मिनस। इसको बनाया गया था 1878 में, मतलब शुरू किया गया था इसको बनाना, और इसको कंप्लीट किया गया 1888 में। 2004 में यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। राइट, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं हमारे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में। फादर थे इनके शाहजी भोसले। इनकी माता का नाम था जीजाबाई भोसले। इनका जन्म 1630-1900 फरवरी को हुआ। कहाँ पर? पुणे के पास शिवीनगर में। शिवीनगर, ठीक है, शिवीनगर में, सॉरी शिवीनेरी में हुआ था, सॉरी शिवीनेरी, राइट, नियर पुणे। नेक्स्ट हमारा आता है कि दादोजी। अबाउट दादोजी। दादोजी थे कौन? दादोजी थे इनके टीचर। इनके पिता जो थे वो आदिल शाह के सेना में प्रमुख थे, काफ़ी ऊंचा ओहदा था उनका, तो उनको काफ़ी समय बाहर रहना पड़ता था। उनके पीछे से जो इनकी शिक्षा दीक्षा का काम किया वो था दादोजी और उनकी मदर जीजाबाई का। दादोजी ने उनको युद्ध नीति, तलवारबाजी सिखाई, और माँ ने उनको धर्म नीति, महान व्यक्तियों के बारे में जीवन गाथा सुनाई। धर्म नीतियाँ पढ़ने की वजह से, महान व्यक्तियों की गाथाएं सुनने की वजह से ये बहुत महान व्यक्ति बने। इनमें समाज के प्रति कल्याण की भावना विकसित हुई। दादोजी जो थे, इनके टीचर, युद्ध नीति और तलवारबाजी सिखाने का श्रेय जिनको जाता है, वो ये चाहते थे, मतलब उनका ये समझना था कि अपने पिता की तरह ही जो शिवाजी हैं वो आदिल शाह की सेना में या मुगलों की सेना में उच्च पद पर आधारित होंगे। पर शिवाजी की किस्मत में कुछ और लिखा था। उनको पूरे देश में, पूरे मराठा साम्राज्य में स्वराज कायम करना था। उनका लक्ष्य था स्वराज कायम करने का। अभी वह राजगद्दी पर बैठे भी नहीं थे और उन्होंने 17 साल की उम्र में सबसे पहला युद्ध लड़ा, या कह लो कि सबसे पहला आक्रमण उन्होंने 1647, जब वो 17 साल के थे, तो शिवाजी ने आदिल शाह के नियंत्रण में टोरगंद पर विजय प्राप्त कर स्वराज की नींव रख दी थी। कब? 1647 में। किसके साथ लड़े थे? आदिल शाह के साथ लड़े थे। और ऐसा नहीं है कि शिवाजी मुगलों के खिलाफ थे या मुसलमानों से घिन करते थे, जबकि उन्होंने कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी रिलीजन में कोई भी भेदभाव नहीं किया था। महिलाओं की इच्छाओं को वो सर्वोपरि रखते थे, मतलब महिलाओं को पूर्ण सम्मान देते थे। अब इन्होंने स्वराज, धीरे धीरे इन्होंने स्वराज की नींव रखने के साथ साथ उसको विकसित करने में पूरा योगदान दिया। उसी क्रम में इन्होंने 47 मुगलों के 47 फोर्ट्स में से
43 फोर्ट्स जो थे वो कैप्चर कर लिए थे, राइट। ये युद्ध नीति अपनाते थे, गोरिल्ला वारफेयर की युद्ध नीति अपनाते थे, छापामार युद्ध प्रणाली जो आजकल की सर्जिकल स्ट्राइक्स में होता है हमारे मॉडर्न सेना में, ये पहले से ही अपना चुके थे उस नीति को, और उस नीति के द्वारा ये छापामार युद्ध कर सामने वाले को हरा देते थे। इनकी जो नीतियां होती थी वो चाणक्य नीति से बहुत संबंधित रखती थी, मतलब ये चाणक्य की तरह सोचते थे। इसीलिए गोरिल्ला वारफेयर नीति की वजह से इनको फादर ऑफ गोरिल्ला वारफेयर के नाम से भी जाना जाता है। प्लस इनको फादर ऑफ हिंदुइज्म बोला जाता है क्योंकि इन्होंने संस्कृत और मराठी भाषा को बहुत प्रमोट किया। संस्कृत जो कि हिंदी की रीढ़ की हड्डी है, हिंदी भाषा की रीढ़ की हड्डी है, उसको बहुत प्रमोट किया। इन्होंने अपने मंत्रियों को फारसी शब्दों का अनुवाद करने के लिए बोला था संस्कृत में। संस्कृत को प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपने किलों के नाम भी संस्कृत भाषा में रखे थे, जैसे कि सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़ एंड सो ऑन। जैसा कि मैंने आपको बताया 47 में से 43 जो मुगलों के किले हैं वो कैप्चर कर लिए थे शिवाजी ने। नेक्स्ट आता है, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रहा, नेवी का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट रहा। इन्होंने नेवी को बनाया, यानी कि भारत की नेवी को बनाने का जो श्रेय जाता है वो शिवाजी को जाता है। जल सीमा से सुरक्षा करने के लिए इन्होंने जलीय सेना का विकास किया। इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। बहुत सी उपाधियां इनके पास, फादर ऑफ हिंदुइज्म, फादर ऑफ इंडियन नेवी, फादर ऑफ गोरिल्ला वारफेयर। अब हम पढ़ेंगे कि इनका साम्राज्य कैसा था, इनका मंत्रिमंडल कैसा था। तो इनका जो मंत्रिमंडल था वो 8 मंत्रियों को मिलाकर बनता था, जिसको बोलते थे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान, राइट। अष्टप्रधान में ये 8 मंत्रियों के नाम हैं। सबसे पहले आता था प्रधान और पेशवा, जिसको बोलते थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर कहलाता था ना, प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता था। सबसे पहला पेशवा था उसका नाम था मोरोपंत त्र्यंबक पिंगल। मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। और सबसे महान जो रहे वो हम सबको पता है, पेशवा बाजीराव। फिर आता है अमात्य। अमात्य होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि पैसों की लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला मंत्री अमात्य कहलाता है, फाइनेंस मिनिस्टर कहलाता है। नेक्स्ट आता है सचिव। सचिव जो होते हैं वो सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं। वाकिस नविस का काम होता है इंटीरियर मिनिस्टर का। इंटीरियर मतलब साम्राज्य के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां, क्या क्या गतिविधियां घट रही हैं, उनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है सेनापति, या इसको सर ए नौबत भी बोलते हैं। कमांडर इन चीफ का काम होता है, इसका फोर्स को मैनेज करता है, सेना को मैनेज करने का काम करता है एम्पायर के अंदर। सबसे पहले जो कमांडर इन चीफ सेनापति थे शिवाजी के साम्राज्य में वो थे नेताजी पालकर। और सबसे फेमस थे हम्बीराव मोहिते। कौन थे? हम्बीराव मोहिते सबसे फेमस, सबसे पहले थे नेताजी पालकर। अगला आता है सुमंत। सुमंत का काम होता है फॉरेन मिनिस्टर का। फॉरेन मिनिस्टर जैसे आज के विदेश मंत्री हैं, वैसे उनका काम होता है कि उनके साम्राज्य से बाहर के जो राजा हैं या जो भी अधिकारी हैं उनसे कैसे डील करना है, अपने बाहरी क्षेत्रों के साथ कैसे अच्छे संबंध बनाए रखने, तो वो उसका तो काम था
सुमात्य का। अगला आता है न्यायाधीश। न्यायाधीश यानी कि जज, चीफ जस्टिस जिसको बोलते हैं, जो न्याय देने का काम करता है। नेक्स्ट आता है 8वां अंग इसका अष्टप्रधान का, जो कि है पंडित राव। पंडित राव यानी कि हाईएस्ट प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, सबसे बड़ा पुजारी, जो कि इंटरनल रिलीजियस को, मैटर को सबको सॉल्व करता है, मैनेज करता है, पाठ पूजा वगैरह कराने का काम करता है, सब ऑर्गेनाइज कराता है। अब एक चीज और आती है कि इनके समय में कौन कौन से कर लिए जाते थे। तो 2 इंपॉर्टेंट कर लिए जाते थे, एक था चौथ, राइट, दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, ये आ जाता है पेपर में कि कौन कौन से कर लिए जाते थे इनके टाइम पे। तो वो पहला था चौथ यानी कि 1/4, 1/4, और सरदेशमुखी लोगों के हितों के लिए वसूल किया जाता था, उनकी सैनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए या मैनेज करने के लिए। इन शॉर्ट ये एक सैनिक टैक्स था, सैनिक कर था। संस्कृत भाषा को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म का टाइटल दिया था। संस्कृत भाषा में शिवाजी को प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म का टाइटल दिया, जिसको बोला जाता है संस्कृत में हेन देवा धर्मो धारक। हेन देवा धर्मो धारक। अब है महाराष्ट्र की लास्ट एंड 5th साइट, हेरिटेज साइट, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स। द विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल्स, ये 2 अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हैं, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में लोकेट करती हैं। यानी कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी है वो इन्हीं आर्किटेक्चरल फॉर्म के अंदर डेवलप की गई हैं। द विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर फॉर्म एंड सेकेंड इज आर्ट डेको एंसेम्बल्स। कहाँ लोकेट करती है? महाराष्ट्र, मुंबई में। ये एक कल्चरल साइट है। 2018 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, और ये अगर देखा जाए सीरियल वाइज तो ये 37 नंबर की इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्यों फेमस है? इसके स्ट्रक्चर की वजह से फेमस है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हमने सिर्फ स्टेट वाइज में महाराष्ट्र कवर अप किया है, बाकी भी कवर अप कर सकते थे इसमें, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, जिससे कि सभी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। एंड स्टे होम, stay safe, stay happy. Thank you.